नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। खबरदार, 9 बजे का वो हमारा शो जहां हम करते हैं हर बड़ी खबर का पोस्टमार्टम और साथ ही आपको मिलता है सोने का एक सिक्का जीतने का हर रोज मौका भी। पहले बात आज के बुलेटिन की करते हैं। पेरिस अटैक के बाद दुनिया भर में आईएसआईएस से जुड़े संदिग्धों की धरपकड़ तेज हो गई है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर कैसे भोले भाले नौजवान आईएसआईएस के चंगुल में फंस रहे हैं। इसी की एक्सक्लूसिव पड़ताल आज हम करेंगे एक ऐसे नौजवान के जरिए जो खुद आईएसआईएस में शामिल होने के लिए उतावला था। कैसे वो आईएसआईएस के चंगुल से बचा और कैसे आईएसआईएस इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की भर्ती का रैकेट चला रही है, इसका विश्लेषण भी इस बुलेटिन में हम करेंगे। आज बात होगी सैफई में नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के जश्न की भी। कैसे समाजवादी पार्टी खुद ही समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों का बैंड बाजा बजाने पर उतारू है। आज हम बात करेंगे पंजाब में आतंकवाद को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की आखिर क्यों। शिरोमणि अकाली दल ने राष्ट्रपति से कांग्रेस पार्टी की शिकायत की है, कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी तक कह दिया है और कैसे कांग्रेस ने अकाली दल पर सवाल उठाए हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक थी। नीतीश कुमार ने कानून के राज को लेकर भी अहम बैठक की, प्रशासनिक और पुलिस अफसरों के साथ बात की, तो इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं सैफई के जश्न की। उत्तर प्रदेश के सैफई में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन का जश्न आज पूरे तामझाम से हुआ। भारी भरकम केक आज सभी परिजनों की मौजूदगी में मुलायम सिंह यादव ने काटा। इस अवसर पर अमर सिंह भी मौजूद रहे और दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया, मुंह मीठा कराया। इस मौके पर मुलायम सिंह यादव ने समाजवाद को भी नए सिरे से परिभाषित किया। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दोस्ती फिर से अमर, यानी कि अमर और मुलायम सिंह यादव अरसे बाद एक साथ आए, गले लगे, केक खिलाया, मुंह मीठा किया। मुलायम सिंह यादव ने केक काटा, पहले अमर सिंह को खिलाया, फिर अमर सिंह ने केक खिलाया और पूरा परिवार मुलायम सिंह यादव का इस मौके पर मुलायम सिंह के जन्मदिन पर मौजूद था। पूरा सैफई दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। राजनीतिक नेताओं का जमावड़ा सैफई में है। 500 के लगभग विशेष आमंत्रित मेहमान शामिल हो रहे हैं। जितना ही जिसका व्यक्ति का सम्मान होता है ऐसे अच्छा उतनी उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आज मेरा सम्मान आप लोगों ने किया, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई और जिम्मेदारी को हम निभाएंगे। जब गरीबी के घर में ये जन्मदिन मनाने लगा तब मुझे खुशी हुई और इस तरह का समाज हम बनाना चाहते हैं। ये हमारी नीति है कि हम खुशहाली लाएं, बराबरी लाएं। कुछ लोग समझते हैं कि नंगा भूखा फटे कपड़े वो समाजवाद नहीं है। समाजवाद है समता और संपन्नता, खुशहाली हो और बराबरी हो। भूतकाल व्याकुल करे और भविष्य कुलाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना है। ये नेताजी के जीवन का चरित्र रहा। ऐसे बड़े मन के व्यक्ति को जो निश्चल है, ऐसा बड़ा मन और चरित्र का व्यक्ति जो अपने छोटों की गलती को विचार के अपने साथियों के अवदान को स्मरण सुमिरन करके सबको एक सागर की तरह छोटे छोटे नदी नालियों को अपने अंदर समाहित होने का अवसर देता है, ऐसे व्यक्तित्व को सशक्त नमन। तो सुना आपने नव समाजवाद को। सियासी उम्मीद उत्तर प्रदेश से हर पार्टी और हर नेता को रहती है, लेकिन उम्मीदों पर खरे उतरने के बजाय निजी जिंदगी की चमक में ही नेता कैसे खो जाते हैं। तो सैफई में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन का जश्न भी सवाल बन गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में सूखा है। यूपी के कई इलाकों में बिजली सप्लाई 8 घंटे भी नहीं है, लेकिन सैफई चमक रही है क्योंकि नेताजी का जन्मदिन जो है। बात अब आईएसआईएस की।
सैफई की जन्मभूमि पर जन्मदिन मनाने के लिए मुलायम सिंह यादव का काफिला पहुंचा तो फूलों की बरसात हुई। गाजे बाजे के साथ धरती पुत्र अपना स्वागत देखकर गदगद हो उठे। इसके लिए बहुत धन्यवाद। सब आशीर्वाद है। सैफई स्वर्ग तो पहले से है और इस बार नेताजी के जन्मदिन के आयोजन के साथ यूपी सरकार ने यहाँ पर्यावरण संरक्षण का आयोजन भी रखा है। तो क्यों, समझने वाले सब समझते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो पर्यावरण के संरक्षण को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, उसके प्रचार और प्रसार को लेकर भी है। और एक सुखद संयोग है कि आदरणीय नेताजी का जन्मदिन भी 22 तारीख को है। तो इस कार्यक्रम के साथ साथ नेताजी के जन्मदिन का एक सामूहिक कार्यक्रम सैफई महोत्सव समिति ने आयोजित किया है। कुछ नहीं था जहाँ पर, चंबल का इलाका था, डाकू का इलाका था, नदी का किनारा, बंजर भूमि, वहाँ आज लायन सफारी और दुनिया के नक्शे पर दिखाई देगी। तो मैं समझता हूँ हम समाजवादियों के लिए जहाँ पर्यावरण को संरक्षण करना है, वहीं नेताजी ने जो समाजवादी पार्टी बनाई उसका भी स्थापना दिवस। तो सैफई में जन्मदिन के आयोजन में पूरी समाजवादी पार्टी और सरकार जुटी है। तो सवाल तो उठेंगे ही कि हर गांव सैफई जैसा खुशकिस्मत क्यों नहीं, जबकि यूपी में सूखे के हालात के बीच किसान तबाह हैं। खुद सरकार ने 50 से ज्यादा जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया है, जहां किसानों की ज्यादातर फसल सूख गई है। तो फिर करोड़ों खर्च कर तड़क भड़क वाली ऐसे जन्मदिन की भव्य पार्टियां क्या उस समाजवाद को मुंह नहीं चढ़ा रही, जिसमें राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने अपनी जिंदगी गलाकर गरीबी मिटाने का हथियार बनाया था। साबिर शेख के साथ बालकृष्ण, सैफई, आज तक। आईएसआईएस के भर्ती नेटवर्क की अब खबर। मुंबई एटीएस ने एक नौजवान को आईएसआईएस के चंगुल से बचाया, जिससे पता चलता है कि कैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस युवाओं को बहका रही है। पूरा विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन पहले सुनिए उस छुड़ाए गए नौजवान से हमारे रिपोर्टर की ये एक्सक्लूसिव बातचीत। इस वक्त हमारे साथ एक वो व्यक्ति हैं जो एक बार मुंबई से इस अगस्त में दिल्ली गए थे और इराक एम्बेसी में जाकर उन्होंने ये कहा था कि उन्हें आईएसआईएस के लिए काम करना चाहते हैं, जिसके बाद उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो और महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने काउंसलिंग दी थी और उनका कहना है कि उनके ख्यालात अब बदल चुके हैं। सर, आप बताइए, आप कैसे आईएसआईएस के बारे में आपको मालूमात मिली थी और किस तरीके से आप उनके कामों को लेकर अट्रैक्ट हुए थे? इस्लामिक स्टेट जो थे, मेरे को न्यूज़ आर्टिकल्स से नॉलेज में आया। मैं आई एम आल्सो जर्नलिस्ट और उस हिसाब से मेरे को न्यूज़ आर्टिकल्स से नॉलेज में आया कि इस्लामिक स्टेट नाम की कोई चीज़ है और वो इस्लामिक स्टेट पूरा फॉर्मेशन करने वाले हैं। इराक और सीरिया में उन्होंने कुछ कैप्चर किया हुआ है, बाकी पूरा वर्ल्ड में वो इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक निज़ाम चलाएंगे। उस हिसाब से मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था। क्या आप कभी आईएसआईएस के टच में थे? नहीं, आईएसआई से कभी कांटेक्ट में नहीं आया। इनफैक्ट मेरे को नॉलेज सिर्फ प्रिंट मीडिया और न्यूज़ मीडिया से ही आया आईएसआई के बारे में। बाकी किसी ने मेरे को गाइड नहीं किया, ना ही इंडिया में ना ही बाहर से कोई मेरे को गाइडेंस मिला कि आप जाके ज्वाइन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इराक एम्बेसी आप पहुंचे, वहाँ पर आपने कहा कि आप आईएसआईएस को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पे मैं पहुंचा, मैंने अपना बायोडाटा दिया और अपना कैंडिडेचर उनके सामने पुटअप किया और मैंने यही बोला कि मेरे को इस कैलिफेट के साथ में काम करने का एज ए गवर्नमेंट जर्नलिस्ट और एज ए स्पोक पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट। उस हिसाब से आप मेरे को वीज़ा दीजिए ताकि मैं वहाँ पे जा सकूँ। फिर उसके बाद उनका क्या कहना है? उन्होंने कुछ नहीं कहा मेरे को। उन्होंने फिर मेरे को फ़ोन करके बुलाया और मेरे को बोला कि आपको एम्बेसडर से मिलने का है। मैंने कहा ठीक है, मिल लेंगे। कब आके मिलना? अभी आके मिल लीजिए। तो फिर मैं एम्बेसडर के पास गया और उन्होंने उस बीच में डायरेक्टली पुलिस को इन्फॉर्म किया हुआ था। पुलिस आई और मेरे को लेकर गई पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन। तो फिर उसके बाद फिर आप कैसे पुलिस कौन से पुलिस वालों के साथ में थे आप और क्या उन्होंने बर्ताव किया आपके साथ? बहुत अच्छा बर्ताव था पुलिस। इनफैक्ट मेरे को जो एक बार बार न्यूज़ मिलती थी कि पुलिस टॉर्चर करती है क्रिमिनल को, पुलिस मारती है, वैसा कुछ भी नहीं। या तो ये कह लीजिए कि मेरा एजुकेशन था, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी वेल टू डू फैमिली से आया था, मेरे फादर डॉक्टर थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उस चीज़ का कोई एक मेरे को मुझे सॉफ्ट करना मिला हो। लेकिन पुलिस का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था और मैं हर जगह यही कहूँगा कि पुलिस हर जगह बुरी नहीं होती है, कहीं कहीं पुलिस अच्छी भी होती है। लेकिन आपको लगता है कि उस टाइम पे आप ये डिसीजन जो था आपका उधर जाके काम करने के लिए आईएसआईएस के लिए एक गलत डिसीजन? उस वक्त नहीं लगता था, लेकिन अब लगता है कि नहीं, डिसीजन मेरा कहीं तो कुछ गलत था, कहीं तो मिसमैच था। उस वक्त नहीं लगता था। उस वक्त मेरा स्टेट ऑफ माइंड वैसे ही चल रहा था
कि वहाँ पे जाके ज्वाइन करूँगा, वहाँ पे जाके पैसा कमाऊँगा, गवर्नमेंट स्पोक पर्सन बनूंगा, गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को अच्छी खासी फैसिलिटीज़ मिलेगी। लेकिन अब लग रहा है कि मेरा डिसीजन गलत था। क्या आपको काउंसलिंग के टाइम पे कभी आरिफ मजीद के बारे में बताया गया जिन्होंने ISIS ज्वाइन की है? हाँ, बॉम्बे दिल्ली पुलिस ने भी बताया, वहाँ पे जो भी ऑफिसर्स कंसर्न आए थे उन सब ने मेरे को आरिफ मजीद के बारे में भी बताया, और ATS ने भी बताया मेरे को आरिफ मजीद के बारे में। वहाँ गए, वहाँ पे जाके वो लड़ा, वहाँ पे उसके कंधे में कुछ गोली वगैरह लगी, और वो बेसिकली क्या है कि वहाँ पे उससे ह्यूमिलेटेड काम कराए जाते थे, मतलब टॉयलेट साफ करना, बिस्तर लगाना, बिस्तर अपने झाड़ू देना, ऐसे काम कराए जाए। वहाँ पे मुस्लिम जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो लोग वहाँ पे उनको मुस्लिम ट्रीट करते ही नहीं थे। वहाँ पे वो लोगों को हिंदी बोलते थे, और वहाँ पे उनसे वैसे ही काम कर लगाया जाता। इसके लिए वहाँ पे वो रिटर्न आ गया था आरिफ मजीद। काफ़ी हद तक जो यूथ है वो ISIS ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, जैसे एक फोबिया है, सिर्फ एक मिराज है, मिराज, और उसमें जाके एक बार अटके तो आप अटक के रह जाओगे। वापिस से आपको रिटर्न आने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। या तो आप यहाँ पे आके जेल में अपनी ज़िंदगी गुजारो, या फिर वहाँ पे पड़े रहो। जिस हालत में वो लोग रखें उसी हालत में आपको रहना है। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यूथ से मेरा, स्पेशली यूथ से मेरा, इंडियन यूथ या ऑल ओवर वर्ल्ड के यूथ से मेरा एक अपील है, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। फोबिया है वो अगर उन्होंने वहाँ पे जाके गलती करी तो उनको भी सर कलम कर देते हैं। वो भले उनके ऑर्गेनाइजेशन में उनकी तरफ से लड़ाई कर रहे हो, लेकिन अगर कोई गलती करी तो उनका भी सर कलम कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं, किसी मुस्लिम के बारे में वो सोचते हैं। तो आपने इस नौजवान की बातचीत सुनी जो ISIS के चैट रूम की बातों में बहक गया और भटककर उस मध्य युग में पहुंच गया जिसे ISIS खलीफाई सल्तनत बताता है, और आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर सारी दुनिया को दोज़ख बनाने पर तुला हुआ है। भारत के लिए क्यों सावधान रहना ज़रूरी है और क्यों इंटरनेट पर भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, जैसे एक फोबिया है, सिर्फ एक मिराज है, मिराज, और उसमें जाके एक बार अटके तो आप अटक के रह जाओगे। वापिस से आपको रिटर्न आने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। पुलिस का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। दिमाग पर महीनों तक छाई खुमारी उतरी तो इस्लामी खलीफागिरी का जुनून इसे मौत के किस भयानक दलदल में ले जा रहा था, सोचकर भी अब ये नौजवान खान मुबारक कांपता है। हम इस नौजवान की सलामत जिंदगी के लिए नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ संकेत के लिए इसे खान मुबारक कह रहे हैं। खान मुबारक अब पुलिस के लिए दिल में शुक्रिया कह रहा है कि पुलिस ने वक्त पर दखल देकर उसे दोजख में जाने से बचा लिया, जिसे दुनिया ISIS के नाम से पहचान चुकी है। पुलिस का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, और मैं हर जगह यही कहूँगा कि पुलिस हर जगह बुरी नहीं होती है, कहीं कहीं पुलिस अच्छी भी होती है। उस वक्त नहीं लगता था, लेकिन अब लगता है कि नहीं, डिसीजन मेरा कहीं तो कुछ गलत था, कहीं तो मिसमैच था। दरअसल खान मुबारक इंटरनेट के जरिए ISIS के भर्ती रैकेट के चैट जाल में फंस गया था। ISIS को लेकर इसके ट्वीट ने इसे मुंबई ATS के सर्विलांस पर ला दिया। तभी पता चला कि इसने इराक के लिए वीजा अप्लाई किया है। पुलिस ने इसे घर से उठाया, काउंसलिंग शुरू की, मानसिक तौर पर विशेषज्ञों की मदद ली। नतीजा ये निकला कि अब दिमाग में भरी गई नफरत उतर गई है। दरअसल पुलिस के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया पर मौजूदा जिहादी और भड़काऊ कंटेंट युवाओं को गलत रास्ते पर ढकेल रहा है। इसके पहले जब UAE में हैदराबाद की रहने वाली अफसा जबीन को गिरफ्तार कर भारत लाया गया तो उसने खुलासा किया था सोशल मीडिया के जरिए वो ISIS के लिए भर्ती रैकेट से जुड़ी है। खुफिया एजेंसियां युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाने की इस कोशिश को वोल्फ सिंड्रोम नाम से पहचान रही है, जिससे निपटना अब बड़ी चुनौती है। खुफिया एजेंसियों की बोलचाल में कहें तो लोन वोल्फ उस शख्स को कहा जाता है जो अपना लक्ष्य खुद तय करता है और अपने संकल्प के साथ उस ऑपरेशन को अंजाम देता है। आपने फेसबुक पे कुछ पेजेस को लाइक किया, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन आने लगा? हाँ। ये कब का सिलसिला है? 2014 मिड। इन्फॉर्मेशन वीडियोस वहाँ पे जो होता था, लेटेस्ट जो भी हो रहा था, वो चीज़ हम लोग फेसबुक पे अपलोड करते थे। अब तक देश में 150 से ज्यादा युवाओं पर सुरक्षा एजेंसियों ने ISIS के इंटरनेट जाल में फंसने पर नजर रखी। इनमें से कई को काउंसलिंग के जरिए सही रास्ते पर लाया जा चुका है, लेकिन सवाल इस तकनीक खतरे को लेकर अब भी कायम है।
जिसने आईएसआईएस के खतरे में सरहदों को बेमानी कर दिया है। हैदराबाद से टीएस सुधीर के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। आईएसआईएस भारतीय युवाओं को भी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, लेकिन इन युवाओं ने खुद ये कहा है कि इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आतंकवाद दुनिया को थर्रा रहा है और इधर पंजाब में भी सत्तारूढ़ शिरोमणि अकाली दल सरकार को भी अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। सरबत खालसा के आयोजन के 10 दिन बाद आज पहली बार बादल सरकार ने कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया। आरोप लगाया कि कांग्रेस आतंकवाद को फिर से सुलगाने में जुटी हुई है। कांग्रेस ने भी बादल सरकार पर पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को नेशनल पार्टी समझती है, शेयरिंग अ स्टेज, इनकरेजिंग प्लानिंग देयर लीडरशिप टू सपोर्ट दोज ऑर्गेनाइजेशंस जो देश को तोड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी या कांग्रेस अगर कहे कि हम डिसवेड करते हैं, ओनली वे कैन बी प्रूव्ड कि उनका कोई रोल नहीं है। दे शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, एक्सपेल। बेहद गुस्से में पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस को उसी आतंकवाद पर घेरा जिसने 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जान ले ली थी। डिप्टी सीएम ने उसी कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो पंजाब को उसी आतंक के दौर में वापस घसीटने में जुटी है। जो रैली वहां हुई उसमें खालिस्तान के फ्लैग्स चारों तरफ दिखाई दे रहे थे। उस रैली में जितने सेपरेटिस्ट लीडर थे वो स्टेज में थे, जो डिमांड कर रहे हैं खालिस्तान और इंडिपेंडेंट होमलैंड फॉर सिख। सुखबीर सिंह बादल ने सिर्फ जुबानी संग्राम ही नहीं छेड़ा, राष्ट्रपति की चौखट पर जाकर पूरी शिकायत भी सुनाई। केंद्र सरकार को भी रिपोर्ट भेजने के साथ साथ ये मांग उठाई कि कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी संगठन घोषित किया जाए। हालांकि कांग्रेस ने भी फौरन सुखबीर सिंह बादल को गिरेबान में झांकने की नसीहत दे डाली। बादल जी जो हैं उनको राहुल गांधी जी के कोई प्रस्ताव या उनके कोई विचार पसंद नहीं है तो उनका विरोध करें। ये तो है लोकतंत्र में, क्या होता है अपनी अपनी बात रखो और उसके बाद निर्णय फिर जनता करती है। लेकिन हर बात को एंटी नेशनल कह देना, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी हरकत नहीं है। बिल्कुल हास्यास्पद बात है। कांग्रेस तो हमेशा लड़ी बा एकता अखंडता के लिए, और पूरी जो वहाँ पे आतंकवादी हैं, अड़कू है, उनसे लड़ाई पूरी कांग्रेस ने की। कांग्रेस ने सारी कुछ वहाँ संघर्ष किया। तो इन पे लगाना कि सरबत खालसा उन्होंने कर दिया। व्हाट इज राहुल गांधी का सरबत खालसा के साथ क्या कनेक्शन, अमरिंदर सिंह का क्या कनेक्शन है? अगर सरबत खालसा हमें करना पड़ता तो अमरिंदर सिंह तो आज से 30 साल पहले ज्वाइन कर जाते उनको। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये बिल्कुल गलत बातें हो रही हैं। राहुल जी का कोई कनेक्शन नहीं उसमें, कांग्रेस पार्टी का कोई कनेक्शन नहीं उसमें। पंजाब में आतंकवाद के दौर की जिम्मेदारी कांग्रेस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का सनसनीखेज इल्जाम लगा रही है। दरअसल कांग्रेस के खिलाफ पंजाब सरकार के तल्ख रुख के पीछे की वजह चंद रोज पहले अमृतसर के पास आयोजित किया गया सरबत खालसा है, जिसमें शिरोमणि अकाली दल के मुताबिक कांग्रेस के नेता भी शरीक थे। और इस सरबत खालसा को बुलाने के पहले अकाल तख्त के जत्थेदार की अनिवार्य मंजूरी भी नहीं ली गई। 10 नवंबर को सरबत खालसा में जेल में बंद आतंकवादी अवतार सिंह हवारा को जत्थेदार नियुक्त करने का भी एक तरफा ऐलान किया गया और कई आपत्तिजनक प्रस्ताव भी पास किए गए। हालांकि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सरबत खालसा के आयोजन को अवैध बताते हुए इसके सारे प्रस्तावों को भी खारिज कर दिया। हालांकि सरबत खालसा के आयोजन से जुड़े कट्टरपंथी नेता अब शिरोमणि अकाली दल प्रमुख प्रकाश सिंह बादल पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये खालिस्तान के दस्तावेज के ऊपर उसके बाप प्रकाश सिंह बादल के दस्तखत हुए हैं। दूसरी तरफ ये अमरिंदर सिंह है, आपका सुरजीत सिंह बरनाला है, ये भी खालिस्तान की कसम उठा रहे हैं अकाल तख्त के ऊपर। साफ है कि पंजाब में सियासत गरमाई है और शिरोमणि अकाली दल ने भविष्य के खतरे को पढ़कर पहले ही अल्टीमेटम सुना दिया है कि कोई सियासत देश की एकता से बड़ी नहीं है। मौसमी सिंह के साथ कमलजीत, दिल्ली, आज तक।
और आइए अब देश और दुनिया की कुछ और अहम खबरें हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं। कांग्रेस ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को सरकारी कर्मचारियों के साथ धोखा बताया है। कांग्रेस की तरफ से अजय माकन ने ये आरोप लगाते हुए कहा कि 23.55% के बजाय सिर्फ 14.29% बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है, क्योंकि इस सिफारिश में महंगाई भत्ते और बेसिक को एक साथ न मिलाकर अलग अलग रखा गया है। पे कमीशन जो ये अभी आया है, ये सरकारी कर्मचारियों की आशाओं और आकांक्षाओं के विपरीत है और एक तरीके से उनके साथ में एक बहुत बड़ा धोखा है। महंगाई भत्ता जो है वो बेसिक से 125% हो जाएगा, डबल उससे भी ज्यादा हो जाएगा जितना है, और आज तक के इतिहास में आज तक कभी भी नहीं हुआ। कांग्रेस ने सरकार से महंगाई भत्ता और बेसिक को एक साथ मिलाने की मांग की है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होंगी। बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ ने हाल में आटे से बने नूडल्स लॉन्च किए थे, लेकिन अब फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद को नोटिस भेजकर पूछा है कि बिना मंजूरी के आटा नूडल्स बाजार में कैसे उतारे गए। इसके अलावा नूडल्स की निर्माता कंपनी आकाश योग को भी एक नोटिस जारी किया गया है। FSSAI ने दोनों ही कंपनियों से 15 दिन के भीतर नोटिस का जवाब मांगा है। पतंजलि आयुर्वेद ने FSSAI के किसी भी नियम का, कानून का, सिस्टम का उल्लंघन नहीं किया है, कोई भी इलीगल अवैधानिक काम नहीं किया है। नूडल के बारे में जो भी गाइडलाइन है उसको पतंजलि ने पूरी तरह से फॉलो किया है। सवाल है कि क्या पतंजलि के आटा नूडल्स पर बाजार में कायदे से आने से पहले ही खतरा मंडरा रहा है? फिलहाल FSSAI जवाब का इंतजार कर रहा है। और आइए अब हम आपको बता दें आज सोने का सिक्का किसने जीता है, कौन है हमारे विजेता। आज के हमारे विजेता हैं गुजरात वडोदरा के अश्विन राजेश परमार। अश्विन जी बहुत बहुत बधाई आपको। और आज का सवाल अब हम आपको बता देते हैं, यूपी के सैफई में किसका जन्मदिन मनाया जा रहा है। 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव या कल्याण सिंह। आपको करना सिर्फ ये है, अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन बॉक्स में जाना है, खबरदार लिखना है, स्पेस देना है। सही जवाब के लिए ABSC में से कुछ जो आपको लगता है वो लिखना है। 52424 पर हमें SMS कर देना है। कल शाम 7 बजे तक आप हमें SMS कर सकते हैं और कल हम आपको बताएंगे विजेता का नाम। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में देखिए विशेष। देखते रहिए आज तक।